नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का वर्ल्ड जियोग्राफी की सीरीज के अंदर, जहां पर हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी को स्टार्टिंग से लेकर के बहुत ही डीप डाउन तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आप लोगों को पता है कि हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं शाम को 5 बजे। उसी 5 बजे के टाइमिंग के साथ आज की ये हमारी क्लास रहने वाली है, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं मरुस्थल के बारे में। सॉरी, जिसमें हम मरुस्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि डिजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रही होगी और आप लोग मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि होम गार्ड का जो रिजल्ट है वो निकल चुका है। रिजल्ट क्या मतलब, जो कट ऑफ थी वो आ चुकी है। और किन किन बच्चों का मतलब कट ऑफ फाइनल में हुआ है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता देंगे। ठीक है। बाकी आपको वॉइस एंड जो वीडियो क्लियरिटी है वो क्लियर है कि नहीं है, वो भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बाकी आज के इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। और पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि जैसे कि काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि ये जो मरुस्थल होते हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो मरुस्थल हैं अपने, तो ये जो मरुस्थल जो आप देखते हैं, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजर्ट, तो सभी लोगों को क्या लगता है कि ये जो डिजर्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि डिजर्ट में क्या होता है। डिजर्ट, तो सभी को क्या लगता है कि जो डिजर्ट होते हैं, डिजर्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, रेत होती है, रेत। यानी कि जिसको हम बालू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बालू। सभी को यही लगता है कि जो डिजर्ट होता है, डिजर्ट यानी कि मरुस्थल, वहां पर क्या होता है, रेत होती है। रेत यानी कि बालू होती है, ऐसा सभी को लगता है। बट ये रियलिटी नहीं है। मरुस्थल होने के लिए रेत होना जरूरी नहीं है। ठीक है। ये आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। और अगर आज की चैप्टर की हम बात करें, वेटेज की, तो आज इस चैप्टर से ही क्या होता है, अगर एसएससी, रेलवे, ठीक है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी, रेलवे, और जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, स्टेट एग्जाम्स, अगर उनकी हम बात करते हैं, तो उनमें क्या हो रहा है, स्टेट एग्जाम्स की बात करते हैं, रेलवे, एसएससी की बात करते हैं, तो यहाँ पर कम से कम नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। कितने, 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये इसलिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी अगर आप राजस्थान वगैरह गए होंगे या मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपने देखा होगा, हाँ, तो वहां पर क्या देखा होगा कि जब रेत होती है, जो अपनी डिजर्ट होती है, डिजर्ट, डिजर्ट में क्या होता है, रेत होती है। अब इस रेत में आपने देखा होगा कहीं कहीं पर क्या होता है, पानी निकल आता है। यानी कि रेत के बीच से ही पानी आ जाता है। और आप, हमको तो लगता है कि भाई रेत, जहाँ पर रेतीला जो क्षेत्र होता है वहां पर पानी होता ही नहीं है, तो वहां पर पानी कैसे आ जाता है, खजूर के पेड़ वहां पर कैसे हो जाते हैं। तो इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही प्रॉपर और अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट बचता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपके पास हमारा टेलीग्राम ग्रुप होगा, टेलीग्राम चैनल होगा, तो वहां पर जाकर के आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप वहां से क्या है, ज्वाइन कर लेंगे। बाकी अब धमाकेदार तरीके से इस वीडियो को मतलब शुरू करते हैं। उससे पहले एक आप लोग काम करेंगे, इस वीडियो को अभी लाइक करेंगे और अपने जितने भी प्यारे दोस्त हैं, जो साथी हैं आप लोगों के, उनके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि हमेशा अपना फायदा नहीं देखा जाता है, अपने फायदे के चक्कर में दूसरे का नुकसान हो जाएगा। तो अपने साथियों के साथ तुरंत इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम तुरंत ही इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक है, अब बात करते हैं मरुस्थल के ऊपर, डिजर्ट के ऊपर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर टॉपिक देखने को मिल रहा होगा, मरुस्थल एवं नदियां। तो यहाँ पर टॉपिक का नाम तो मरुस्थल एवं नदियां है, बट नदियों को अलग से पढ़ेंगे हम। यानी कि कल की क्लास में हम नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डिजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर देखते हैं जो मरुस्थल होता है, मरुस्थल का अर्थ क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, मरुस्थल बनने के कारण क्या होते हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, यानी कि जो महाद्वीप हो, अपने जो महाद्वीप है, कहाँ पर कौन सा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा मरुस्थल है, उसके बारे में आज की वीडियो में जानने वाले हैं। मरुस्थलों से जुड़े जो रोचक तथ्य होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और ये नदियों वाला जो चैप्टर है इसको हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो आज हमको क्या पढ़ना है, तो मरुस्थल क्या होता है, उसको क्यों बनते हैं मरुस्थल, आखिर बनते ही क्यों है, उष्ण कटिबंधी क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधी क्या होता है, हर चीज को बहुत ही क्लियर और क्रिस्प तरीके से समझने वाले हैं, इजी मेथड के साथ में।
तो बस स्टार्ट हो जाते हैं। करें स्टार्ट, ठीक है ना? ओके। हाँ, आगे देखते हैं फिर मरुस्थल होता क्या है। तो मरुस्थल, जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी बताया था कि जो मरुस्थल होता है, यानी कि जो डेजर्ट होता है, मरुस्थल, मरुस्थल, ये जो मरुस्थल होता है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ रेत नहीं होता है। क्या होता है? रेत से मतलब नहीं है कि सिर्फ रेत होगी तो मरुस्थल होगा। मरुस्थल का मतलब होता है एक सिंपल सा, वो होता है कि जहां पर बारिश, कहां पर, जहां पर, जहां पर जो बारिश होती है, अपनी बारिश यानी कि वर्षा, जहां पर बारिश या वर्षा जो होती है, वर्षा होती है, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से कम, 25 सेंटीमीटर कम, 25 सेंटीमीटर से कम। तो आप अगर कोई आपसे पूछता है कि डिजर्ट क्या होता है, तो आप सीधे शब्दों में बताएंगे कि डिजर्ट वो होता है जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वो हमारा क्या होता है? डिजर्ट होता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर क्या होगा कि जो बारिश होगी कितने, 25 सेंटीमीटर से कम। राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए वर्षा, तो हो जाएगा। अब देखो, अगर बात करते हैं यहाँ पर, देखिए, तो मरुस्थल की परिभाषा क्या होती है? ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा बहुत कम, यानी कि आमतौर पर 250 मिमी, यानी कि इसको हम 25 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। कितना? 25 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। और वहां वनस्पति क्या होते हैं? नगण्य होते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इतना हो गया, बारिश तो कम हो ही रही है। यहाँ पर जो वनस्पति होते हैं, यानी कि पेड़, वनस्पति, वनस्पति का मतलब क्या हुआ? जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहां पर रेतीला क्षेत्र होगा, जहां पर बारिश हो नहीं रही है, वहां पर पेड़ कैसे उग पाएंगे? आपको पता है, अगर पेड़ को अगर उगाना है, तो पेड़ को उगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है, वो होता है बारिश, यानी कि पानी का। अगर किसी पेड़ को पानी नहीं मिल रहा है, तो पेड़ उग नहीं पाएगा। और जब इस क्षेत्रों में बारिश ही नहीं हो रही है, जब बारिश देखने को ही नहीं मिल रही है, तो आप किस तरीके से ये समझ सकते हैं कि मतलब वहां पर पेड़ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो वहां पर पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बात है। तो क्या हुआ? मरुस्थल जहां पर बारिश और वनस्पति, पेड़ पौधे क्या होते हैं? नगण्य होते हैं, नगण्य। नगण्य का मतलब क्या हुआ? यानी कि देखने को ही ना मिले, ठीक है, नगण्य होते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। वर्षा की मात्रा बहुत ही कम, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखना, 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगी। गुड, इतना समझ में आया? ओके। दिन में तापमान बहुत अधिक और रात में बहुत कम हो जाता है। देखिए, अब ये जो मरुस्थल होते हैं, यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पर टेम्परेचर यानी कि तापमान, क्या होता है? टेम्परेचर यानी कि तापमान, क्या होता है? टेम्परेचर यानी कि तापमान। टेम्परेचर यानी कि तापमान का मतलब क्या हुआ? देखिए, टेम्परेचर और तापमान का मतलब हुआ कि यहाँ पर ऐसा होगा कि दिन में तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। क्या होगा? दिन में टेम्परेचर कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा। दिन में, दिन में जो तापमान होगा, दिन में ताप बढ़ेगा, ठीक है, दिन में ताप बढ़ेगा। रात में ताप, रात में ताप क्या होगा? घटेगा। यानी कि दिन में तो इतना ज्यादा तापमान हो जाएगा कि वहां पर आप बैठ नहीं पाएंगे। और अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर बात करते हैं रात में, तो रात में इतना कम हो जाएगा कि आप वहां पर जम जाएंगे। तो ये कंडीशन होती है मरुस्थल की। अब ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, शुष्क हवाएं होती हैं, बादलों की कमी होती है और नमी का अभाव होता है। अब मान लेते हैं जो मरुस्थल है, अपने डिजर्ट जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है? शुष्क हवाएं होती हैं, शुष्क हवाएं, शुष्क हवाएं। अब यहाँ पर शुष्क हवाएं क्यों होती है, ये आगे अब समझेंगे। यहाँ पर शुष्क हवाएं होती हैं, नमी नहीं होती है हवा में। क्या होती है? नमी नहीं होती है, नमी नहीं होती, नमी नहीं होती है। गुड, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, वनस्पति विरल होती है, यानी कि वनस्पति आपको देखने को मिलेगी नहीं। अधिकतर क्षेत्र रेत, पत्थर या कंकरीले होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। अब मरुस्थल के अगर प्रकारों की बात करते हैं, तो तीन तरह के मरुस्थल होते हैं। कितने? तीन तरह के मरुस्थल होते हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है उष्ण मरुस्थल। क्या होता है? उष्ण मरुस्थल। दूसरा होता है शीत मरुस्थल। एक होता है ध्रुवीय मरुस्थल, यानी कि एक होता है हॉट डिजर्ट, एक होता है कोल्ड डिजर्ट, एक होता है पोलर डिजर्ट। क्या होता है? पोलर डिजर्ट। चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे।
है ना क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके ओके, गुड गुड, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर विशेषताएं क्या लिखी हैं? 25 सेंटीमीटर से कम नमी की कमी होती है, वनस्पति विरल होते हैं, यानी कि वनस्पति आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जो शुष्क हवाएं होती हैं वहाँ पर देखने को मिलती हैं, और रेतीले होते हैं, पथरीले जलवायु यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। तो इतना आपको क्लियर हुआ? आगे देखते हैं अब। देखिए, अब आगे बात करते हैं मरुस्थल आखिर बनते ही क्यों हैं? मरुस्थल आखिर बनते ही क्यों हैं? मतलब ऐसा कैसे है कि मतलब एक जगह ऐसी है जहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, और उसी के साथ में दूसरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एक पेड़ नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति क्यों आती है? क्यों बनते हैं मरुस्थल? उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मरुस्थल बनने की अगर हम बात करते हैं, तो इसके पीछे की कुछ आपको ये जो नोट्स जो बोर्ड पर लगे हुए हैं, आपको विजिबल है कि मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप एक काम करेंगे, अपनी जो क्लियरिटी है 360 से लेकर के 360 पर आपकी चल रही होगी, उसको आप एक बार 480 पर कर लेंगे, 480 पे, तो आपको क्लियर दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ। जो मरुस्थल बनने के कारण क्या होता है, एक होता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, दूसरा होता है शीत समुद्री धाराएं, एक होता है वर्षा छाया प्रभाव, एक होता है महाद्वीपीय प्रभाव। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं, ये आखिर चीजें क्या। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब। एक क्षेत्र होता है, यहाँ पर आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो मान लेते हैं आपने अपना जो ग्लोब होता है, यानी कि अपनी पृथ्वी को देखा होगा। अगर यहाँ पर बन जाए तो यहाँ पर कैसे बनेगा? ठीक है, हम हाथ से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये अपना क्या है, एक पृथ्वी है यानी कि ग्लोब है। ये क्या है, अपनी अर्थ है, देखने में आपको दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पूरी अर्थ, यहाँ पर एक बीच में एक रेखा जाती है जिसको हम 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर, क्या बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर के नाम से जानते हैं। यानी कि इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम भूमध्य रेखा, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, क्या बोलते हैं, विषुवत, विषुवत रेखा, क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें समझ में आई कि ये जो बीच वाली लाइन आपको देखने को दिखाई दे रही है, इसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या होता है, ऊपर से एक रेखा जाती है यहाँ से, ये एक रेखा जाती है, एक रेखा ये जाती है। तो ये जो रेखा होती है इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये नीचे जो होती है इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। अब यहाँ पर थोड़ा और समझिएगा, जो सूर्य होता है अपना, सूर्य, मान लेते हैं ये कोई सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, यानी कि सन है। अब सूर्य की जो किरणें होती है ना, किरणें, वो डायरेक्टली कहाँ पड़ती हैं, देखिए समझिए, इसकी जो किरणें होती है डायरेक्टली पड़ती हैं अपने भूमध्य रेखा के ऊपर। कहाँ पर पड़ेंगी, भूमध्य रेखा के ऊपर। यानी कि जब सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगी 90 डिग्री के एंगल पर पड़ेंगी, कहाँ पर, भूमध्य रेखा के ऊपर। मान लेते हैं इस वाले क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र होता है ये, इस वाले क्षेत्र में जब पड़ेंगी, क्या, भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ेंगी। अब जब डायरेक्टली कहीं पर सूर्य की लाइट पड़ रही है, अभी क्या मौसम कौन सा है, गर्मियों का मौसम। अभी के टाइम पर मैं अभी आपको बोलता हूँ, अगर आप 10 मिनट बाहर खड़े हो जाएंगे और डायरेक्टली हमारे ऊपर, तो डायरेक्टली नहीं पड़ रही है, अगर डायरेक्टली सूर्य की किरणों को अगर हमने कंज्यूम किया, उसकी रोशनी, मतलब सूर्य की किरणों में हम खड़े हो जाते हैं, धूप में खड़े हो जाते हैं, तो भाई 10 मिनट खड़ा नहीं हुआ जाएगा। तो इतनी ज्यादा भयंकर गर्मी होती है। तो सोचिए, जब जहां पर डायरेक्टली किरणें पड़ रही हैं सूर्य की, वहां पर क्या हो रहा होगा कि बहुत ज्यादा तापमान होगा, वहां की जो हीट होगी बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जब सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पर। तो इस क्षेत्र को, ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये कहाँ से बताएं आपको, इस तरीके से यहाँ पर तो ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, देखो, अब उष्ण का क्या मतलब होता है, उष्ण का मतलब होता है गर्मी, उष्ण का मतलब होता है गर्मी। तो उष्ण कटिबंधीय यानी कि गर्मी जहां पर बहुत अधिक होती है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय।
इतना आपको समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ था, उष्णकटिबंधीय उच्च दाब, यानी कि 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांशों पर उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र बनते हैं। ठीक है, यहाँ हवा ऊपर से नीचे की ओर अवतरित होती है। अब समझिए, मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था, अगर आपने मेरी क्लासेस को प्रॉपर लिया हुआ होगा तो आपको पता होगा। मैंने बताया था कि अगर कहीं पर क्या है, मैंने बताया था कि अगर हीट है, यानी कि कहीं पर क्या है, गर्मी है, तो गर्म हवाएं क्या होती है, गर्म हवाएं क्या होती हैं, मतलब जो हवाएं होती है वो गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती हैं, उठती हैं ऊपर उठती हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई, यानी कि कोई भी अगर वायु है, हवा है, वो गर्म होकर के ऊपर की ओर उठेगी। इसको अगर समझना है एग्जाम्पल के साथ, तो मैंने बताया था कि जैसे कि घर में एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं हम लोग गर्मी को निकालने के लिए, तो वो कभी नीचे क्यों नहीं लगाए जाते? आपने देखा होगा वो हमेशा ही ऊपर छत के पास में लगाए जाते हैं, क्योंकि भाई हम लोगों को भले ही इस कंसेप्ट को नहीं पता है, बट इतना पता है कि हाँ ऊपर की ओर लगेगा एग्जॉस्ट फैन। क्यों लगेगा? क्योंकि जो ठंडी हवाएं होती है वो नीचे की तरफ होती हैं, और जो हवाएं होती है जो गर्म हो जाती है वो ऊपर की ओर उठती हैं। और जब हवाएं गर्म होकर के ऊपर की ओर उठेंगी तो एग्जॉस्ट फैन उसको बाहर की ओर निकाल सकता है। तो ये कंसेप्ट होता है। तो जो हीट है, यानी कि गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, ये समझ में आया होगा। हाँ, तो अब यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर जो वायु होगी, जो यहाँ पर हवा आपको देखने को मिल रही होगी, भूमध्य क्षेत्रीय मतलब भूमध्य जो क्षेत्र है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो हवा होगी वो भी गर्म होगी, और गर्म होकर के ऊपर की ओर उठेगी, होगा ना, गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ जाएगी। इतना समझ में आया? ठीक है। तो जिस कारण से यहाँ की जो वायु होती है, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर वायु जो होती है शुष्क हो जाती है, और शुष्क होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, आपको डेजर्ट देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर डेजर्ट बन जाते हैं। तो इतना चीज समझ में आया, पहला कंसेप्ट, यानी कि जो पहला जो कंसेप्ट है यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। कौन सा? जो आपको देखने को उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, उपोष्ण कटिबंधीय जो उच्च दाब होता है उसके कारण। अब क्या लिखा है, अब सहित हवा गर्म हो और शुष्क होती है, जिससे बादल नहीं बनते। अब क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी है और वायु जो होती है शुष्क बन जाती है, और जहां पर अगर वायु में नमी नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, बादल नहीं बनेगा। और जब बादल नहीं बनेगा, अब शुष्क वायु है, तो बादल तो बन ही नहीं सकता, बादल नहीं बनेगा, वर्षा नहीं होगी। और अभी हमने एक कंसेप्ट बताया कि अगर जहां पर बारिश कम होगी वो मरुस्थल होगा, जहां पर भी 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है वो मरुस्थल होता है। ये चीज क्लियर हुई होगी। तो जब यहाँ पर बादल बन नहीं रहे हैं, वर्षा हो नहीं रही है, और जब वर्षा नहीं होगी तो वहां पर मरुस्थल बनेंगे, और सबसे ज्यादा जो मरुस्थल आपको देखने को मिलते हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं अपने जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है शीत समुद्री धाराएं। अब शीत समुद्री धाराएं क्या करती हैं, देखो, समुद्र की ठंडी धाराएं तटवर्ती क्षेत्रों की हवा को ठंडा कर देती हैं। देखो, नॉर्मल सी बात है, बादल मैंने कब बताया, बादल कब बनते हैं? बादल तब बनते हैं जब क्या होता है कि जो बाष्पीकरण होगा, जैसे मान लेते हैं पानी का एक, यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा, यहाँ पर मान लेते हैं एक क्या है, पूरा एक समुद्र है। ठीक है, ये क्या है, एक समुद्र है। ठीक है, समुद्र है। ठीक है, ये अपना हो गया समुद्र। अब यहाँ पर पानी भरा हुआ है, क्या है, पानी भरा हुआ है, मान लेते हैं ये पानी है। ठीक है। अब आप ये ना बोलने लग जाना कि सर ऐसा पानी होता है, तो आपको सिर्फ समझना है। तो यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर मान लेते हैं ये सूर्य है, सन है। अब सनलाइट यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली यहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सनलाइट क्या है, पड़ रही है। अब एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, बाष्पोसर्जन, वेपोरेशन, यानी कि यहाँ पर क्या है, सूर्य की किरणें जब पानी को गर्म करेंगी, और गर्म पानी, और जो पानी होगा वो बाष्पीकृत होगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर जाकर के बादल का निर्माण करता है। गर्म हवाएं, मान लेते हैं ये पानी जब गर्म होगा, गर्म होकर के ऊपर की ओर उठेगा। आपने घर में देखा होगा, जब आप चाय बनाते होंगे, अगर लड़कियों लड़कियों को तो पता ही होगा कि जब आप चाय बनाती होंगी तब क्या होता होगा कि एक भाप ऊपर की ओर उठती है। आप एक काम करिएगा, एक जगह पर गर्म कटोरे में पानी भर कर रखिएगा, एक एक तरफ क्या करिएगा, जो अपना ठंडा वाला जो मतलब जिसमें एक में बर्फ यानी कि ठंडा पानी, और एक में क्या करना है, गर्म पानी, और आप देखिएगा भाप किससे निकलती है। तो नॉर्मल सी बात है, जो पानी गर्म होगा वहां से भाप निकलेगी, यानी कि वो वहां पर क्या है, वेपोरेशन हो रहा है। ठीक है।
तो यहाँ पर भी जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो यहाँ पर वेपोरेशन होगा, बादल बनेंगे, तो वहां पर मरुस्थल नहीं बनेगा। अब होता क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है किनारों पर, अब इसका थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहाँ पर जो किनारे होते हैं, ये जो इसके किनारे होते हैं, ये जो किनारे होते हैं इसके, कोई भी मान लेते हैं कोई एक ऐसा क्षेत्र है जिसके किनारों पर क्या है, ठंडी जलधाराएं चल रही हैं। कैसी? ठंडी। ठीक है, कैसी धाराएं? ठंडी धाराएं। कैसी हैं? तो ठंडी धाराएं चल रही हैं, ठंडी जलधाराएं, जलधाराएं कैसी हैं? ठंडी जलधाराएं। दिख रहा है ना? ठीक है, तो ठंडी जलधाराएं आपको देखने को मिल रही। अब जब ठंडी जलधारा है तो मैंने क्या बताया, गर्म पानी ऊपर की ओर उठता है, गर्म पानी भाप बनकर के ऊपर की ओर उठता है। अब मान लेते हैं यहाँ पर धूप आ तो रही है, बट जब ये ठंडा पानी है, ये ठंडा पानी है, तो ये भाप बनकर ऊपर की ओर उठेगा? ये आप बताइए, क्या ये ऊपर की ओर उठेगा गर्म होकर के? क्योंकि ये ठंडा है पहले से। अगर पानी ठंडा है तो क्या ऊपर की ओर उठेगा? तो आप बोलोगे सर नहीं उठेगा। क्या? नहीं उठेगा। अब जब यहाँ से बादल बनेगा नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, हाँ ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब क्या हुआ, आप बोलेंगे कि सर जब यहाँ से बादल उठेंगे नहीं तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहाँ से थोड़ी बहुत मतलब बादल बनेंगे तो बनेंगे, वरना बादल तो बनेंगे नहीं। अब जब यहाँ पर बादल नहीं बनेंगे तो बरसात नहीं होगी। अब बादल नहीं बनेंगे, बरसात नहीं होगी, और जब बरसात नहीं होगी तो क्या बनेगा? मरुस्थल। तो जो ये क्षेत्र होता है जहाँ पर ठंडी जलधाराएं चल रही होती हैं, तो जल जहाँ पर ठंडी जलधाराएं होती हैं वहां का जो क्षेत्र होता है, उसका पड़ोस का जो क्षेत्र होता है, जो पड़ोस का क्या होता है, क्षेत्र होता है, वो क्या होता है? क्षेत्र मरुस्थल बन जाता है, मरुस्थल। इतना चीजें आपको समझ में आई कि मरुस्थल बनते कैसे हैं। आखिर मरुस्थल बनने के कारण क्या है? पहला कारण, इतनी ज्यादा धूप पड़ती है कि वहां की जो वायु होती है वो शुष्क हो जाती है, उसमें नमी नहीं बनती है, और नमी नहीं रहती है, जिससे बादल नहीं बनते, और बादल नहीं बनते हैं तो बरसात नहीं होती है, बरसात नहीं होती है तो मरुस्थल बन जाते हैं। सेम दूसरी कंडीशन क्या बताई? जलधारा। क्या बताया मैंने? जलधारा, जलधारा बताई। तो सेकंड मैंने बताया ठंडी जलधारा, ठंडी सॉरी ठंडी जलधारा। अब ठंडी जलधारा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो नॉर्मल सी बात है, आप सोचेंगे कि सर अब ठंडी जलधारा, तो जब जो समुद्र में ठंडी जलधारा बन रही है तो ठंडे जलधारा के कारण क्या हो रहा है? बाष्पीकरण नहीं हो रहा है। बाष्पीकरण ना होने के कारण बादल नहीं बन रहे हैं, बादल नहीं बन रहे हैं तो बारिश नहीं हो रही है, और बारिश नहीं हो रही तो ओवरऑल क्या बात हो रही है कि डिजर्ट बनेगा, मरुस्थल बनेगा। इतनी चीजें समझ में आई। आगे फिर बढ़ते हैं। तो ये अपने दो चीजें यहाँ पर क्लियर होती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा देखते हैं तीसरी चीज क्या है। यहाँ पर देखिए, ये जो वर्षा मतलब ये जो बादल है, यहाँ पर ये ठंडी जलधाराएं यहाँ पर बह रही हैं, आप देख पा रहे होंगे, और इससे क्या है, ठंडी हवा हो जाती है। ठंडी हवा होने के कारण वो ऊपर की ओर उठती नहीं है, और वो उसमें मतलब बादल नहीं बन पाते हैं और बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है, क्या है जो वर्षा छाया प्रभाव, यहाँ पर क्या होता है देखिए, आप लोग समझते हुए चलेंगे तो हर चीज क्लियर होती चलेगी। ठीक है, आप देखो नोट्स क्या है, नोट्स तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, बट अगर आपने समझ नहीं पाया तो अभी आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो बहुत ही फोकस के साथ यहाँ पर पढ़ना है। और हाँ, ये जो रेड टी शर्ट वाला बैठा ना बंदा, तू लाडले समझ ले भाई, ठीक है, ध्यान नहीं है तेरा इधर। तो अब क्या करना है, तीसरी चीज क्या थी अपनी, तीसरी कौन सी थी, यहाँ पर देखो, तो वर्षा छाया प्रभाव। तो वर्षा छाया प्रभाव क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्षा छाया प्रभाव, हाँ यहाँ पर देखते हैं क्या है, वर्षा, वर्षा छाया प्रभाव। अब मान लेते हैं ये क्या है, एक पर्वत है। ठीक है, ये क्या है, एक पर्वत है। आप कहेंगे पर्वत भी बहुत गंदा सा बनाया है सर, तो गंदा नहीं बनाते, दोबारा बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अपने खेत की मूली है भाई। लाइट बहुत दिक्कत कर रही है, लाइट ने तो भाई काम कर दिया इतनी गर्मी में। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या है, एक पर्वत है। क्या है? पर्वत है। ठीक है, ये हो गया पर्वत। अब जब ये पर्वत है तो अब क्या हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, बादल बने हुए हैं, इस तरीके से बादल है। ठीक है, ये मान लेते हैं क्या है, एक बादल है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, बादल जो है पानी इसमें भरा हुआ है। ठीक है, अब इन बादलों से क्या हो रहा है, ये जो बादल है
नॉर्मल सी बात है। अब पहाड़ों की जो ऊंचाई होती है, पर्वतों की ऊंचाई होती है, ऊंची होती है, ज्यादा होती है, तो ये बादल जब उड़ते हुए पहुंचते हैं इसके यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होते हैं, टकरा जाते हैं ये बादल। अब यहाँ पर टकराएंगे तो बारिश किधर हो जाएगी, इधर बारिश हो जाएगी। जब बादल यहाँ पर टकराएंगे, पर्वत से टकराएंगे, तो क्या होगा, बारिश हो जाएगी। बारिश कहाँ पर होगी, तो बारिश यहाँ पर हो जाएगी, इस वाले क्षेत्र में। अब उसके बाद जब बारिश यहाँ हो जाएगी, मान लेते हैं ये जो बादल थे यहाँ से पानी भरकर लाते हैं, यहाँ पर एक तालाब था, मान लेते हैं समुद्र है, समुद्र से इवापोरेशन हुआ यानी कि बाष्पीकरण हुआ, और यहाँ से इन्होंने पानी भरा। क्या किया, पानी भरा, और पानी भरने के बाद ये हवा में चल रहे थे भैया, कि चलो भाई पहाड़ के उधर फेंकेंगे पानी को। क्या बोला कि ये पानी जो हमारे पास है, हम पर्वत के उधर लेकर के जाएंगे। पर्वत ने कहा ना, ऐसा ना होगा, हम यहीं पर डालेंगे। पर्वत बीच में खड़ा हो गया। अब इनके पास इतनी दम थी नहीं कि वो एक बार में निकल जाए। तो ये जब यहाँ से जा रहे थे, तो यहाँ पर ये पर्वत से टकरा गए। अब टकराने से क्या हुआ, इनका बैलेंस बिगड़ गया और इनके पास जो पानी था वो नीचे गिर गया। अब पानी जब नीचे गिर गया तो दोबारा में इनके पास जब पानी नहीं है, या तो ये दोबारा से लेने आए। इन्होंने कहा चलो ऐसे ही चलते हैं। ये फिर यहाँ से निकल करके जब इधर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बारिश कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास तो पानी है ही नहीं, तो यहाँ पर ये बारिश नहीं कर पाएंगे। तो इधर तो ठीक बारिश हुई, तो इधर का क्षेत्र मरुस्थल नहीं बनेगा, इधर का क्षेत्र मरुस्थल बन जाएगा। ऐसा ही उदाहरण बताते हैं आपको, देखिए। ये अपना क्या है, ये मान लेते हैं ये अपना हिमालय है, ठीक है, क्या है, हिमालय। ये क्या है, हिमालय, ठीक है। हिमालय के इधर तो कोई दिक्कत नहीं, अपने क्षेत्र में क्या है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इधर, इधर क्या है, बहुत सारे क्या है, आपको देखने को क्या मिलेंगे, मरुस्थल देखने को मिलते हैं। जो अपना हिमालय है, हिमालय के उधर साइड बहुत सारे क्या है, मरुस्थल है। अभी समझेंगे कौन से मरुस्थल है, क्या मरुस्थल है, सब बात करेंगे। बट हिमालय के इधर तो कोई मरुस्थल नहीं, अपने भारत में क्या मरुस्थल है इधर को, हिमालय के करीब में कोई मरुस्थल है नहीं है। बट हिमालय के उधर साइड तो मरुस्थल है, तो उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब आप कहेंगे सर बहुत लंबा खींच रहे हो, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। तो वर्षा छाया प्रभाव समझ में आया। जैसे कि वर्षा छाया का मतलब क्या हो गया, वर्षा मतलब बारिश, छाया मतलब परछाई, परछाई मतलब ये समझने के लिए है सिर्फ। तो वर्षा मतलब बारिश और छाया, यानी कि जहां पर वर्षा होगी तो उसकी परछाई दूसरी जगह बन रही होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वर्षा और छाया का जो प्रभाव है, यानी कि वर्षा, अब यहाँ पर ये फिगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये वर्षा हो रही है, यानी कि यहाँ पर तो क्या था, ये बादल यहाँ पर टकराया तो यहाँ पर बारिश कर दी। बट इधर क्या हो गया, सूखा हो गया, तो इस कारण यहाँ पर शुष्क हो जाते हैं, मरुस्थल बन जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके, जैसे कि गोबी मरुस्थल है अपना, क्या है, गोबी मरुस्थल। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ये जो इधर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक मरुस्थल है, इसका नाम है गोबी, गोबी मरुस्थल। क्या है, गोबी मरुस्थल, ठीक है। अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर क्या है, गोबी मरुस्थल है। इतनी चीजें क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पर देखते हैं एक और चीज रह गई, महाद्वीपीय प्रभाव। अब देखो महाद्वीपीय प्रभाव का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जैसे कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में एक बीच का कोई एक क्षेत्र है, वहां पर क्या हो रहा है, मतलब समुद्र, मतलब समुद्र से उसकी दूरी बहुत ज्यादा है। क्या है, समुद्र से उसकी दूरी बहुत ज्यादा है। मान लेते हैं इस तरीके से, यहीं पर बताते हैं क्या, मान लेते हैं ये कोई एक द्वीप है, महाद्वीप है, और यहाँ पर ये समुद्र है। यहाँ से बादल बने और यहाँ पर जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, और यहाँ पर जाकर के वो यहाँ तक जा, यहाँ पर जाना था उसको। यहाँ पर जाने से पहले ही पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर वो धीरे 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 बरसात करते हुए जा रहे हैं, और यहाँ पर जाकर उनका पानी खत्म हो जा रहा है। तो जब बहुत ज्यादा दूर पड़ते हैं, समुद्र से बहुत ज्यादा दूरी होती है, तो बादल जो होते हैं वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। यानी कि बादल जो होते हैं वहां तक पहुंचते तो हैं, लेकिन तब तक उनके पास पानी नहीं रह जाता है, जिस कारण क्या होता है, वहां पर बारिश नहीं हो पाती है, और बारिश नहीं हो पाती है तो मरुस्थल बन जाते हैं। सिंपल सा फंडा है भाई, जहां पर बारिश नहीं वहां पर मरुस्थल। समझ में आया ना, बस इतना ही समझना था, इससे ज्यादा समझना ही नहीं, ज्यादा दिमाग अपना लगाना ही नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखो विश्व के जो प्रमुख जलवायु प्रदेश है, जैसा कि मैंने बताया था, ये जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र मैंने बताया था, वो क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश इसको बोलते हैं। ये तो हो गया उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ऊपर का जो प्रदेश होता है इसको ध्रुवीय प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय प्रदेश। और ये जो जो मतलब मकर, जो क्या बोलते हैं, हाँ, कर्क रेखा के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, ये इसको हम शीत कटिबंधीय बोलते हैं। क्या है, शीत कटिबंधीय प्रदेश बोलते हैं। और इसके नीचे का जो मकर रेखा से नीचे का क्षेत्र है, मकर रेखा,
तो इसको हम शीत कटिबंधीय प्रदेश बोलते हैं, और नीचे ध्रुवीय प्रदेश है। ये एक बार आप देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये जलवायु प्रदेश होते हैं। जलवायु प्रदेश का मतलब सीधा सा है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कौन सा है, और ध्रुवीय प्रदेश कौन सा है। तीनों आपको समझ में आ गए हों। चाहिए तो हम बताओ, फिगर से बता देते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, एक पृथ्वी है। क्या है, एक पृथ्वी है। ठीक है, बीच में क्या है, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर है। क्या है, इक्वेटर। अब 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। ऊपर क्या था, कर्क रेखा था। क्या, कर्क रेखा। कर्क रेखा। नीचे क्या था, मकर रेखा। मकर मकर रेखा। अब कर्क रेखा हो गया, मकर। तो मैंने बताया ये जो क्षेत्र होता है, कलर चेंज कर देते हैं। ये वाला जो क्षेत्र होता है, इसको हम उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय इसको बोल दिया। अब इसके बाद ऊपर एक पोलर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं। तो ये जो होते हैं पोलर क्षेत्र होते हैं। पोलर क्षेत्र यानी कि ध्रुवीय प्रदेश। ये क्या है, ध्रुवीय प्रदेश हो गया, ध्रुवीय प्रदेश। ये हो गया ध्रुवीय प्रदेश। ये भी क्या हो गया, ध्रुवीय प्रदेश हो गया। क्या हुआ, ध्रुवीय ध्रुवीय प्रदेश हो गया। हुआ ना ध्रुवीय प्रदेश। ठीक है। अब जो होता है ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, शीत। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, शीत। क्या बोलते हैं, शीत। शीत। ठीक है, कटबंधी, शीत कटबंधी, कटी शीत कटबंधी, शीत कटबंधी क्षेत्र। तो ये चीजें थी। आया समझ, बताइए, आया समझ, एनी प्रॉब्लम। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, बट फिर भी आती है अगर, तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयार है, आप बस बताते चलिए, ठीक है। चले आगे। तो ये चीजें हो गई, जलवायु प्रदेश हो गया। अब देखते हैं विश्व के जो, यहाँ पर नहीं देखते, आगे देखते हैं थोड़ा। ये जो हो गया उच्च दाब, मैंने बता ही दिया है किस तरीके से क्या काम होता है। 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच। ठीक है, यह क्षेत्र अवरोही वायु के युक्त होता है। ये चीजें हमने बता रखी हैं। इनको आप चाहे तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं यहाँ पर हट जाता हूँ साइड में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीजें मैंने बता दी है, हैंड से लिख करके बताएंगे। बस अगर आपको नोट्स बनाने तो इस तरीके से आप बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। शीत कटबंधी उच्च दाब क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्र में अत्यधिक ठंडक होती है, मैंने बताया। उससे क्या होता है, पानी ठंडी हवा बनता है, मतलब वहां पर पानी होता है और जो ठंडी हवाएं होती हैं, हवा नीचे की ओर जाती है, हवा गर्म होकर के और शुष्क हो जाती है, बादल नहीं बनते, वर्षा नहीं होती, क्षेत्र शुष्क रहता है, मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। नॉर्मल सी बातें हैं यार, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल पर आते हैं। अब आया, अब यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, देखिए, ये क्या है अपना, नॉर्थ अमेरिका। क्या है, नॉर्थ अमेरिका। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, ये हो गया अफ्रीका। क्या हो गया, अफ्रीका। अफ्रीका हो गया। ठीक है, इधर एशिया हो गया, इधर एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, इनमें कौन कौन से हैं, कितना आपको समझ में आया। अब देखते हैं आगे। देखिए, इसको इरेज कर देते हैं, वरना आप समझ नहीं पाएंगे थोड़ा। आपको इतना तो पता ही होगा, अगर आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एशिया कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका कहाँ पर है, नॉर्थ अफ्रीका कहाँ पर है, वो सॉरी, नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है, साउथ अमेरिका कहाँ पर है। तो ये चीजें तो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा। देखिए, जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, वहां पर एक है मरुस्थल जिसका नाम है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। क्या है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ग्रेट बेसिन। ठीक है, डेजर्ट यानी कि मरुस्थल। आप लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे तो ग्रेट बेसिन डिजर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा सोनोरा मरुस्थल। क्या है यहाँ पर, सोनोरा। पहला हो गया, नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, पहला क्या हो गया, ग्रेट बेसिन। दूसरा होता है सोनोरा मरुस्थल। ठीक है, अब आ जाते हैं साउथ में। साउथ में आपको यहाँ पर एक मिलेगा आटाकामा मरुस्थल। क्या मिलेगा, आटाकामा मरुस्थल। कहाँ पर, ये वाला जो है, ये है आटाकामा मरुस्थल। अगर यहाँ पर बात करते हैं, ये वाला क्षेत्र,
यहाँ पर क्या है, पेटागोनिया, पेटागोनिया मरुस्थल यहाँ पर है। क्या है, पेटागोनिया यहाँ पर, ठीक है। तो पेटागोनिया मरुस्थल हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 आपको देखने को मिल गए। नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में क्या-क्या होंगे? तो नॉर्थ अमेरिका में पहला जो होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट बेसिन मरुस्थल, दूसरा होता है सोनोरा मरुस्थल। साउथ अमेरिका में आते हैं तो वहाँ पर आपको आटाकामा मरुस्थल, और उसी के बाद करते हैं पेटागोनिया का मरुस्थल। ये 4 मरुस्थल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब आते हैं अफ्रीका की साइड। यहाँ पर अफ्रीका में एक डिजर्ट है ये जो आपको डिजर्ट देखने को मिल रहा है, ये सहारा मरुस्थल है। आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा सहारा डिजर्ट, यानी कि सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो अफ्रीका के अंदर है। आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सहारा, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो सहारा डिजर्ट ही है, सहारा मरुस्थल है। और साउथ वो अफ्रीका में ही क्या है, एक और है जिसको हम बोलते हैं काला हारी मरुस्थल। क्या बोलते हैं? काला हारी मरुस्थल। तो कितने हो गए? तो अफ्रीका में एक सहारा मरुस्थल हो गया, एक काला हारी मरुस्थल हो गया। बात करते हैं एशिया के अंदर। एशिया के अंदर एक होता है तकला मकान, ठीक है, तकला मकान मरुस्थल, ठीक है। और अरब का मरुस्थल ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक अपने क्षेत्र में जो अपना जो अपना इंडिया और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है बॉर्डर वाला, वहां पर क्या है, थार मरुस्थल आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो अब आप लोग एक बार आंख को बंद करेंगे और विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे कि जो अमेरिका है, अगर बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो सबसे पहले आपको वहां पर क्या देखने को मिल रहा है? तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल। दूसरा कौन सा है? तो सोनोरा। फिर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने पर क्या होगा? जो आपको मिल रहा है साउथ अमेरिका, वहां पर क्या है, एक आटाकामा है, पेटागोनिया है, 2 हो गए। अफ्रीका में आते हैं तो एक सहारा डिजर्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा अपना कौन सा हो जाता है? अपना काला हारी हो जाता है। एशिया में जाते हैं तो तकला मकान और थार मरुस्थल, और बाकी तो लद्दाख का मरुस्थल, ये सभी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आपको ग्रेट विक्टोरिया देखने को मिलता है। क्या? ग्रेट विक्टोरिया देखने को मिलता है। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए एशिया के प्रमुख प्रमुख मरुस्थल। अब एक एक करके हर एक क्या करेंगे, महाद्वीप के देख लेते हैं एशिया में कौन कौन है। देखो एशिया में क्या हो रहा है, एक अरब के मरुस्थल जो है यहाँ पर सऊदी अरबिया के अंदर, सऊदी अरब है, वहां पर क्या है, एक अरब का मरुस्थल होता है। आया, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर? उसके बाद थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये भारत का जो बॉर्डर है, भारत और ये जो पाकिस्तान है, इन दोनों के बीच में है कौन सा? एक थार मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। भारत और पाकिस्तान दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चीन के अंदर जाएंगे, ये चीन है, चीन के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको तकला मकान देखने को मिलेगा। यानी कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? तो वो चीन के अंदर है, एशिया के अंदर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मंगोलिया। ये जो मंगोलिया वाला क्षेत्र है, मंगोलिया वाले क्षेत्र में क्या है, आपको गोबी का मरुस्थल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? गोबी का मरुस्थल देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? तो गोबी का मरुस्थल है जो मंगोलिया क्षेत्र में है, चीन के अंदर। और ये चीन के अंदर दूसरा है तकला मकान, जो कि कहाँ पर है? जो सियाचिन, सियाचिन जो है, वो सियाचिन बता रहा हूँ, क्या है, सिनजियांग चीन के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर कजाकिस्तान के पास में बात करते हैं, उज्बेकिस्तान में, तो यहाँ पर किजिल कुम मरुस्थल, किजिल कुम मरुस्थल है। और यहाँ पर क्या है? काराकुम मरुस्थल है। कहाँ पर? तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान में क्या है? कराकुम मरुस्थल है। उज्बेकिस्तान में किजिल कुम मरुस्थल है। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? तो एक है तकला मकान मरुस्थल, जो कि चीन के अंदर है। गोबी का जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है? तो वो आपको चीन के अंदर देखने को मिलेगा। थार मरुस्थल कहाँ है? तो वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास आपको देखने को मिलेगा। बस इतनी चीजें आपको देख करके चलनी है। इतनी चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं फिर। एशिया के अंदर बस आपको यही क्या है, पढ़ने हैं इतने, ठीक है। आगे देखते हैं, एशिया तो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो आपको ऑस्ट्रेलिया में हमने एक बताया था, ग्रेट विक्टोरिया। क्या बताया? ग्रेट विक्टोरिया। तो आपको यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया जो देखने को मिल रहा है, ये आपको ये जो क्षेत्र है ये है क्या? ग्रेट विक्टोरिया है। और यहाँ पर एक छोटा सा कोना है, यहाँ पर क्या है? लिटिल सैंडी मरुस्थल, लिटिल सैंडी मरुस्थल यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक छोटा सा कोना है, और पूरा जो है उसको बोलते हैं ग्रेट विक्टोरिया। इसके ऊपर एक और डिजर्ट है जिसको बोलते हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल। क्या है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल। और यहाँ पर क्या है? सिंपल मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, जो कि दक्षिण दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने वाले जो फेमस है
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर आपको नज़र डाल करके जाना है, कभी भी एग्जाम देने जाना है तब। आगे देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तर अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने एक बताया था ग्रेट बेसिन मरुस्थल, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये क्या है? ग्रेट बेसिन मरुस्थल। क्या है? ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। ठीक है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। यहाँ पर एक सोनोरा मरुस्थल मैंने अभी बताया था, मेक्सिको के अंदर है। सेनोरा, ये है सेनोरा। तो सोनोरा मरुस्थल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मोहवे मरुस्थल, तो एक यहाँ पर छोटा सा और मरुस्थल है जिसको हम बोलते हैं मोहवे, मोहावे मरुस्थल। तो आपको उत्तरी अमेरिका में 3 याद करने हैं, कौन कौन से? ग्रेट बेसिन, सोनोरा और एक अपना मोहवे मरुस्थल। ये 3 आपको देखने को मिलेंगे। इन तीनों को आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अब। आगे देखिए, दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं तो एक तो हमने बताया आटाकामा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आटाकामा जो मरुस्थल है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो आटाकामा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? साउथ अमेरिका के अंदर। कहाँ? साउथ अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ यहाँ पर मैंने बताया था पेटागोनिया। क्या बताया था? पेटागोनिया। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में आटाकामा और पेटागोनिया, ये दो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं ध्रुवी पोलर जो मरुस्थल होते हैं, ध्रुवी जो होते हैं। ध्रुवी का मतलब क्या हो गया? एक यहाँ पर शायद छूट गया है अफ्रीका वाला, लेकिन मैंने पहले ही पढ़ा दिया था तो आप उसको देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मरुस्थल एवं नदियां हैं, मतलब नदियों को तो काट ही देते हैं, नदियां कल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ध्रुवी मरुस्थल कौन से हैं? यहाँ पर आप देख रहे होंगे आर्कटिक मरुस्थल, और ये क्या है? अंटार्कटिक मरुस्थल। आर्कटिक मरुस्थल और अंटार्कटिक मरुस्थल। देखिए, ये आपको एक ग्लोब देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इधर कनाडा है, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर रूस आपको देखने को मिलेगा, और ये ग्रीनलैंड है, डेनमार्क। तो यहाँ पर क्या है? आर्कटिक मरुस्थल है। ये ठंडे होते हैं। क्या होते हैं? ठंडे। यहाँ पर क्या होता है? कोई पेड़ पौधा नहीं मिलेगा, बट ये ठंडे होते हैं। यहाँ पर कोई क्या होता है? बर्फ देखने को आपको मिलेगी, यहाँ पर रेत नहीं देखने को मिलती है। इसी तरीके से जो अंटार्कटिक मरुस्थल है, यहाँ पर भी आपको बर्फ बर्फ देखने को मिलती है। आर्कटिक मरुस्थल उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। जो उत्तर का ध्रुव है, यानी कि ऊपर का जो ध्रुव होता है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? आर्कटिक मरुस्थल। वर्ष भर अत्यधिक ठंड व कम वर्षा के कारण यह क्षेत्र क्या है? मरुस्थलीय है। अत्यधिक ठंड, मैंने बताया यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। इसी तरीके से अंटार्कटिक मरुस्थल क्या होते हैं? यहाँ भी विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो आपको बताना है अंटार्कटिक है। क्या है? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक मरुस्थल दक्षिणी ध्रुव पर है। तो ये तो उत्तरी आर्कटिक यानी कि वो उत्तरी ध्रुव पर है, अंटार्कटिक कहाँ पर है? तो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर आपको देखने को मिलता है। इधर मैंने बताया ना, रूस हो गया, कनाडा हो गया, तो रूस कनाडा ऊपर की साइड, उत्तर की साइड में है, तो उत्तर में आर्कटिक हो जाएगा। अंटार्कटिक क्या होता है? अंटार्कटिक नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, इसको बताने से पहले थोड़ा यहाँ पर हम बताना चाहेंगे इंटरेस्टिंग चीजें। जैसा कि मैंने बताया था कि जो डिजर्ट होता है, डिजर्ट, डिजर्ट में ऐसा कभी होता है कि मतलब काफी लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो डिजर्ट जब घूमने जाते हैं, मरुस्थल में घूमने जाते हैं, जैसे राजस्थान हो गया या कहीं भी जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जब मतलब उनको प्यास लगी होती है, तो वो जब लंबी नजर डालते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है, बट वहां पर पानी होता नहीं है। उनको सिर्फ लगता है कि पानी है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, आपने देखा होगा जब आप बाइक से जा रहे हो और जो डामर का रोड होता है उसके ऊपर क्या है, जब बाइक से जा रहे होते हैं, तो बाइक से जा रहे होते हैं तब डामर का जो रोड होता है वहां पर आपको क्या होता है? ऐसा लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है, रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है, आपको देखने को मिलता होगा। लेकिन वहां पर पानी होता नहीं है, बस आपके आंखों का धोखा है, जिसको हम मरीचिका बोलते हैं। वैसा ही क्या होता है जब मरुस्थल में जाते हैं, डिजर्ट में जाते हैं, आप जब लंबी नजर डालते हैं तो वहां पर भी क्या होता है? आपको डिजर्ट की जगह पर वहां पर पानी देखने को मिलता है, बट वहां पर पानी होता नहीं है। पानी होता नहीं है वहां पर। ठीक है, तो वहां पर पानी नहीं होता है, तो आप बोलेंगे सर वो दिखाई क्यों देता है, वो पानी की तरह लगता क्यों है? तो देखो, डामर भी गर्म होता है, रेत भी गर्म होती है। तो मैंने बताया कि यहाँ पर रेत होगी, रेत होती है। रेत से क्या होता है कि जो नीचे का क्षेत्र होता है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। रेत जो ऊपर का वो मतलब जो रेत होती है, मानते हैं यहाँ पर ये रेत भरी हुई है, ये, तो इसके जो ऊपर यहाँ पर ये जो हवा चल रही होगी, यहाँ पर हवा होगी, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। गर्म होने से क्या होगा? जो बादल की परछाई हमको देखने को मिल जाती है। क्या होता है? मान लेते हैं कि सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, वहां से क्या है?
बादल की जो परछाई होती है, क्या होती है, परछाई। तो बादल की परछाई को देख करके हमको लगता है कि हाँ, वहां पर क्या है, पानी है, बट एक्चुअली में वहां पर क्या होता है, पानी होता नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब एक चीज मैंने बताई थी कि आप कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में मतलब अचानक से पानी आ जाता है, तो पानी कहाँ से निकल आता है, तो उसके लिए भी क्या है, देखिए अगर मान लेते हैं कोई एक एक क्षेत्र है, ये मान लेते हैं एक क्षेत्र है, ये कोई अर्थ नहीं है, एक क्षेत्र है, ये रेगिस्तान है, क्या है, रेगिस्तान, क्या है, रेगिस्तान है। अब इसमें क्या हो रहा है, कहीं पर क्या है, वाटर आपको देखने को मिल गया, यहाँ पर वाटर यानी कि पानी आपको देखने को मिल गया। ऐसा क्यों होता है, देखो आपको तो पता है धरती के नीचे एक वाटर लेवल होता है, यानी कि उस लेवल पर पानी आपको मिलेगा ही मिलेगा। वाटर लेवल होता है, वहां पर आपको पानी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा ही रेगिस्तान के नीचे की जो धरती होती है, धरती के नीचे पानी होता है, बट जब पानी तो होता है, ठीक है, तो पानी तो वहां पर देखने को आपको मिल जाएगा, पर पानी से क्या होगा, मान लेते हैं वहां पर आपने पानी तो आपको मिल गया, अब बाहर कैसे आता है, तो बाहर आने का कारण क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर रेगिस्तान में क्या होता है, हवाएं चलती हैं बहुत तेज तेज। तो हवाएं क्या करती हैं, यहाँ पर जो रेत होती है, ये मान लेते हैं रेत है, इसको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह, दूसरी जगह से उठा करके तीसरी जगह, ये पटकती रहती है। तो हवाएं क्या करती है, रेत को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पटकती हैं। जिस कारण क्या होता है, कभी कभी हवाएं क्या करती है, एक गड्ढा कर देती है, यानी कि जो वहां पर रेत होती है उसको हटाती चली जाती है, हटाती चली जाती है, एक गड्ढा हो जाता है, और वो गड्ढा कहाँ तक होता है, वाटर लेवल तक पहुंच जाता है। और जब वो गड्ढा वाटर लेवल तक पहुंच जाता है, तो वहां आपको पानी देखने को मिल जाता है। तो ये कंसेप्ट होता है। क्लियर हुआ बात। तो वहां पर पानी कैसे आ जाता है, रेगिस्तान में पानी आपको कैसे देखने को मिलता है, ये बात क्लियर हुई। क्लियर हुई है तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे आप लोग, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ, मतलब हम लोग अगर मेहनत करें, कर रहे हैं, तो उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है बच्चों को। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं अपने जो कहाँ पर कौन सा है, विश्व के प्रमुख मरुस्थल। यहाँ पर मैंने क्या बताया, एक लिस्ट लगा दी है, दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, सॉरी। दिखा, आप अब ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एशिया के अंदर एक होता है थार मरुस्थल, क्या है, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ है, तो भारत और पाकिस्तान में है। गुड। ठीक है। अरब मरुस्थल कहाँ पर है, तो सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, यूएई आदि में हो गया। तो अरब वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। गोबी मरुस्थल की बात करते हैं, तो गोबी मरुस्थल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जो गोबी मरुस्थल होता है वो मंगोलिया, चीन में आपको देखने को मिलता है। तकला मकान मरुस्थल जो है वो कहाँ पर है, तो चीन के अंदर ही है आपको। काराकुम मरुस्थल मैंने बताया था, तुर्कमेनिस्तान में है। फिजिलकुम मरुस्थल ये कहाँ पर, उज्बेकिस्तान में है। तो ये एशिया के कुछ महत्वपूर्ण है, क्या, मरुस्थल। अफ्रीका की बात करते हैं, तो सहारा, सहारा कहाँ पर है, तो अफ्रीका के अंदर है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो वो भी कहाँ है, तो अफ्रीका के अंदर आपको देखने को मिलता है। नामिब, नाबिब, नामिब, तो नाबिब, सॉरी, जो नामिब, नामिब, ठीक है, नामिब जो होता है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अफ्रीका के अंदर ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ बात करते हैं, डानाकिल मरुस्थल जो है वो कहाँ है, वो भी कहाँ है, अपना अफ्रीका के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। छूट तो नहीं गया भाई। हाँ, ये देखो, अरे भाई, हाँ, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। देखिए जो अपना ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल है, इसमें क्या होता है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ग्रेट सैंडी मरुस्थल वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, कहाँ पर क्या लोकेशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सिम्पसन मरुस्थल है वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और तमानी मरुस्थल जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इनके बारे में मैं अभी आपको मैपिंग करके भी बता चुका हूँ, आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे देख लेते हैं, तो आगे में क्या है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा विश्व के प्रमुख जो मरुस्थल है। यूरोप में कौन कौन से हैं, तो एक है क्या लिखा हुआ है, ये गलत लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। ठीक है, जो यहाँ पर है, ठीक, उत्तर अमेरिका में देखते हैं, तो मोहावे मैंने अभी बताया था, जो मोहावे है वो अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिलता है। सोनोरा साउथ अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिलता है, उत्तर अमेरिका में देखने को मिलता है। चिहुआहुआ मरुस्थल
ठीक है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल मैंने बताया अभी, कोलोराडो पठार मरुस्थल। तो ये जो मरुस्थल आपको देखने को मिलते हैं उत्तर अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अगर बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की, तो आटाकामा मरुस्थल अभी बताया मैंने, पेटागोनिया का मरुस्थल मैंने बताया, माथे मरुस्थल, सेचुरा मरुस्थल, ये सभी आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं पेरू, पेरू में आपको पाया जाता है। ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र की बात करते हैं, दो होते हैं ध्रुवीय क्षेत्र पर, दो आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे, एक आर्कटिक होता है, एक अंटार्कटिक होता है। अभी बताया था। आर्कटिक जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो उत्तरी क्षेत्र में होता है, उत्तरी ध्रुव पर देखने को मिलता है। और अंटार्कटिक जो होता है वो नीचे की ओर, यानी कि अंटार्कटिका में देखने को मिलता है, यानी कि जो अपना दक्षिणी ध्रुव होता है वहां पर देखने को मिलता है। ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, जो कुछ फैक्ट हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो वो है सहारा। कौन सा है, सहारा, सहारा डिजर्ट। कौन सा है, सहारा डिजर्ट है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है, वो भी कौन सा है, वो भी सहारा है। ठीक है, सहारा डिजर्ट हो गया। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, तो डेथ वैली। सबसे गर्म कौन सा है, डेथ वैली है, डेथ वैली। ठीक है, डेथ वैली आपको देखने को मिल जाता है। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है यहाँ का। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिक मरुस्थल है। मैंने बताया भी था, अभी अभी बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मतलब मरुस्थल कौन सा है, तो वो आपको देखने को मिलता है अंटार्कटिक मरुस्थल, जो कि कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव में। कहाँ है, तो दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, दक्षिणी, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में आपको देखने को मिल जाएगा। विश्व का सबसे शुष्क यानी कि कम वर्षा वाला मरुस्थल कौन सा है, तो वो आटाकामा है। यानी कि सबसे कम बारिश कहाँ पर देखने को मिलती है, वो अपना आटाकामा होता है। ठीक है। आटाकामा में क्या है, विश्व का सबसे शुष्क है, यानी कि आटाकामा हो गया। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मरुस्थल कौन सा है, तो वो गोबी मरुस्थल है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मरुस्थल कौन सा है, तो वो गोबी मरुस्थल। क्लियर हुआ, गोबी मरुस्थल। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है, रेगिस्तान, वो राजस्थान। तो राजस्थान का जो मरुस्थल है थार मरुस्थल, वो सबसे बड़ा है भारत का। ठीक है। बात करते हैं विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल कौन सा है, नामीब मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका के अंदर आपको देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व का सबसे पुराना, तो ये हो गया। सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है, तो सोनोरा मरुस्थल है। ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको डायरेक्टली पेपर्स में देखने को मिल जाएंगे, तो आपको इनको याद कर लेना है, रट लेना है बिल्कुल एक तरीके से। विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल सोनोरा मरुस्थल। वर्ल्ड डिजर्ट क्लाइमेट का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का समुद्र, रेत का समुद्र कौन सा है, रब अल खाली मरुस्थल है, जो कि अरब में पाया जाता है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का समुद्र। ठीक है। विश्व का सबसे छोटा गर्म मरुस्थल कौन सा है, मोजावे। उत्तरी अमेरिका में जो मैंने बताया था मोजावे, वो सबसे क्या है, विश्व का सबसे छोटा गर्म मरुस्थल है। और इसी के साथ साथियों अपनी ये आज की कक्षा समाप्त होती है, यानी कि आज की क्लास कंप्लीट होती है। और इसी तरीके से अगर आप धमाकेदार तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अपनी इस सीरीज से लगातार जुड़े रहिएगा। अपने फाउंडेशन बैच का नाम है अजिता जीएस फाउंडेशन बैच। आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आप यूट्यूब के मतलब सर्च बॉक्स में जाकर के अजिता जीएस फाउंडेशन बैच बाय जियोग्राफी सर्च करेंगे, तो आपको इन सभी क्लासेस की क्या है, प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, और आप उनसे पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एंड में अपने एंड से जितनी कोशिश हो सकती है, मैं उतनी कोशिश करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन इन्हीं क्लासेस से फंस जाए आपको। अपने एंड से मैं जितना कर पाता हूँ उतना करता हूँ। बट आप भी अपना सजेशन डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीजें आपको सुधारनी चाहिए, मैं उन चीजों पर भी सुधार करूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अपनी प्रॉपर क्लासेस भी चलती रहेंगी, और बहुत ही जल्द मैं इंडियन जियोग्राफी को स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो भी उनको भी मिलती रहे और आपको भी मिलती रहे। ठीक है। और इसी के साथ जो कल का हमारा चैप्टर रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, जो कल रहेगा रिवर्स, यानी कि वर्ल्ड में कौन कौन सी रिवर्स है, नदियां जो है नदियां। तो रिवर्स यानी कि नदियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिवर्स और नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, धमाकेदार तरीके से अपना रिवीजन करते रहेंगे, और मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में ठीक शाम के 5 बजे। कब, 5 बजे। ठीक है, 5 बजे आपको मिलने वाले हैं यहीं पर। तो आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की हम लोग गारंटी लेते हैं। बाकी एक सूचना है आप लोगों के लिए,
कि 4 बजे से अनुभव सर आपके जो हैं वो 4 बजे से अब इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं, जो कि जिनका भी एग्जाम लगा हुआ हो सीजीएल का, जिनका भी सीजीएल का एग्जाम लगा हुआ हो आगे, वो क्या कर सकते हैं, इन इंग्लिश की क्लासेस को ले सकते हैं, जहाँ पर अनुभव सर आपको वोकेब करा रहे होंगे और बहुत ही ट्रिकी मेथड के साथ करवा रहे हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको क्लास में ही जितनी वोकेब होगी वो आपको यहीं पर याद हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में अपने, तब तक के लिए जय हिंद।